हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर, आपकी बुक में वैसे 5 है, लेकिन ये आपका सेकेंड टर्म का सेकेंड चैप्टर है। मीन्स फर्स्ट टर्म अब आपने दे दिया है और सेकेंड टर्म में अब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, जो कि आपके मार्च या फिर मोस्ट प्रॉब्ली फेब लास्ट में, मार्च में जब भी होंगे, जब भी डेट आएगी, तो उसमें जो सेकेंड चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम उसी का ब्रीफ रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। आपने छोटी क्लासेस में, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने सीक्वेंसेस पढ़े थे या फिर आपने पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है। तो उन पैटर्न्स को या सीक्वेंसेस को देखकर आप पता लगा लेते थे कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा या फिर नेक्स्ट पिक्चर क्या आएगी। तो यही होता है प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन में हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट वाला टर्म जो आने वाला है वो क्या आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, नंबर्स आपस में सम होकर या फिर डिफरेंस निकल कर आते हैं, यानी कि या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ होती है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ होती है, ठीक है। या तो नंबर्स ऐड करके मिल रहे होते हैं और कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करके अगला नंबर मिल रहा होता है, या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर को माइनस करके अगला नंबर मिल रहा होता है। इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एक सिंपल सा, अगर मैं खाली काउंटिंग लिखूँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या फिर 2 4 6 8 इस तरीके से, या फिर 3 6 9 12 इस तरीके से, तो ये तीनों ही सीरीज़ जो मैंने लिखी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि जो पहली सीरीज़ है उसमें हर दो नंबर्स के बीच में 1 का डिफरेंस है, दूसरी में 2 का है, तीसरे में 3 का है। इससे होगा क्या, इससे आप नेक्स्ट के, अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप किसी भी सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें नेक्स्ट जो बात इसमें पता करनी है, हमें ये पता करनी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको पढ़ना क्या क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो ये आपका 5th नंबर का चैप्टर है मैंने बताया, तो इसमें आपका 3 एक्सरसाइजेज है। एक है 5.1, एक है 5.2, एक है 5.3, ठीक है। तो जो 5.1 है, 5.1 में आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। 5.1 में पहले आपको पहली जो चीज़ पढ़नी है वो है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपको पहचानना सीखना है कि ये जो गिवन सीरीज़ है ये एपी है या नहीं है, या फिर अगर कोई गिवन सिचुएशन दी है जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम है तो वो एपी फॉर्म होगी या नहीं होगी, ये आपको पता करना है। दूसरा, आपको जो है एपी फॉर्म करनी सीखनी है, ठीक है। आपको उसका फर्स्ट टर्म दिया होगा और उसमें कॉमन डिफरेंस दिया होगा, तो एपी, अभी मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो दूसरा, आपको एपी बनानी सीखनी है, ठीक है, एपी बनानी सीखनी है। तीसरा, आपको कोई एपी दे देगा, मतलब कोई सीरीज़ दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो सीरीज़ है ये एपी है या नहीं है, ये आपको वो एपी पहचानना। ये तो वर्ड प्रॉब्लम वाला है, ठीक है, जिसमें कि कोई वर्ड प्रॉब्लम में सिचुएशन क्रिएट करेगा, वहाँ पे पूछेगा। इसमें सीरीज़ देगा और आपसे पूछेगा कि ये सीरीज़ जो है एपी है या नहीं है, या फिर कोई एपी देकर उसका आपसे फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन है। ये जो सेकेंड वाली एक्सरसाइज है इसमें आपको nth टर्म ऑफ एपी निकालना सीखना है, nth टर्म ऑफ एपी निकालना सीखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड वाली एक्सरसाइज में है। और थर्ड एक्सरसाइज आपकी सम ऑफ एपी से रिलेटेड है, एपी का सम करना। मीन्स कोई सीरीज़ मैंने अभी लिखी थी, जैसे 2-3 सीरीज़ है, उसमें जितने भी टर्म आएंगे उन सारे टर्म्स का सम अगर हमें करना हो, सारे का मतलब सारे में तो आपको कोई जो सीरीज़ दी जाएगी वो लिमिटेड होगी, मतलब एक तो होती है इनफाइनाइट सीरीज़, आगे मैंने जो डॉट 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 लगाए थे वो तो आपको पता ही नहीं कहाँ तक जा रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं सम पूछूंगी तो मैं कोई सीरीज़ दे के पूछूंगी कि इसके 100 टर्म्स का सम बता दीजिए, या 200 का, या 50 का, या 40 का, तो एक पर्टिकुलर नंबर आपको दिया जाएगा। तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 तो आपको पूरी तैयार करनी है, लेकिन जो 5.3 है उसके कुछ क्वेश्चंस आपके हट गए, क्योंकि आपके सिलेबस से इस चैप्टर से जो डिलीट हुआ है वो है एप्लीकेशन ऑफ एपी डिलीट हुआ है। अब एप्लीकेशन ऑफ एपी क्या है कि जैसे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वही आपके आएंगे। एक होता है कि सिचुएशन, जो वर्ड प्रॉब्लम होता
होती है, जैसे आजकल पीसा के क्वेश्चन भी पढ़ते हैं कि आपको एक सिचुएशन दे दी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके, और आपको खुद से दिमाग लगाकर ये पता करना है कि ये एपी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो रही है, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन। मीन्स कोई भी फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं उसका जो लाइफ में एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 5.3 में 14-15 के बाद के जो क्वेश्चन हैं शायद वो आपके हट गए। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो अभी मैंने जैसे एक सीरीज़ लिखी थी, मान ली मैं फिर से लिख देती हूँ 3, 6, 9, 12, ये एक एपी है। ठीक है, तो एपी में कुछ पर्टिकुलर आपको सिंबल्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, उसी पे पूरी एपी बेस्ड होती है। जो पहला किसी भी सीरीज़ का जो पहला टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। एपी में क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और इसको स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं। जो किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है तीनों का ये कॉमन है। ठीक है, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है कॉमन है, तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम स्मॉल डी से शो करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे शो करते हैं? स्मॉल डी से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि कोई एपी हमें दी है, तो मान लिया मेरे से पूछा जाए ये एक एपी, इसमें मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स शो किए हैं और ये आगे मैंने डॉट 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 लगा दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहे तो इस एपी का 50th टर्म यानी 50वां टर्म कौन सा क्या होगा? मतलब 50th जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो ये है कि मैं कोई पर्टिकुलर वाला टर्म आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहे तो इसका 50वां टर्म क्या आएगा। अब मैंने 50th कहा तो आप 50th टर्म तक लिखकर देख पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इसका 1000वां 2000वां टर्म पूछूंगी तो वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा और बहुत आगे आएगा, उसको आप ऐसे नहीं बता सकते। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला कहते हैं। तो उसमें जो है nth टर्म को जो है वो दिखाते हैं आपके an से। उससे पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स को, मतलब किसी एपी में कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ़ टर्म्स उसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और nth टर्म जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, nth टर्म को आप यहाँ पर an से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में an से है, कहीं कहीं पर tn से भी इसको करते हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे हमने tn से फॉर्मूला सीखा था, तो tn या an इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक सिंबल है, डिनोट करने का तरीका है। तो यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और उसके बाद जो an या tn है वो क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। nth माने कोई भी पर्टिकुलर टर्म जो आपसे पूछा गया हो, 20th, 10th, 12th, 18th, कोई सा भी। तो nth का वो फॉर्मूला एक होगा, उसमें से जो आपसे पूछा जाएगा उसी को आप n की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि ये बनेगा कैसे। nth टर्म ऑफ एपी का पहले हम फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पहले। nth टर्म ऑफ एपी, फिर एक एक करके हम क्वेश्चंस को भी आएंगे, पहले हम फॉर्मूले सीख ले रहे हैं। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, किसी एपी का फर्स्ट टर्म कैसे दिखाएंगे? ए से। ठीक है, मैं एपी भी यहाँ पर एक लिख देती हूँ। चलिए पहले एपी लिख देते हैं, जो मैंने लिखी थी वही लिख देती हूँ मैं। ये दोनों चीज़ें कंपेयर करके आप सीखेंगे। ठीक है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म किससे दिखाएंगे? ए से शो करेंगे। अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए, देखिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस भी 3 है, मैंने आपको बताया था। तो अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो मुझे फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म हुआ, ये क्या है? फर्स्ट टर्म हुआ, ऐसे लिख देते हैं इसको, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो मुझे ए में डी प्लस करना पड़ेगा, तभी तो सेकंड टर्म मिलेगा, यानी कि सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी। ठीक है, और अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मुझे सेकंड टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड टर्म में फिर से डी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया ए प्लस 2d। ये कौन सा टर्म हुआ? थर्ड। और अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो मुझे इस थर्ड टर्म में फिर से डी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ टर्म मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। ध्यान दे रहे हैं आप, देखो फोर्थ टर्म है और यहाँ 3 आया है, थर्ड टर्म है और यहाँ 2 आया है, सेकेंड टर्म है और यहाँ एक ही डी आया है, फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में डी है ही नहीं। यानी कि डी कितनी बार आता है? जितना जो टर्म, जिस नंबर का टर्म हम निकालते हैं उससे एक कम डी होता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो
अगर मैं आपसे कहूँ पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d, पांचवा टर्म ए प्लस 4d, इसी तरीके से अगर 10th टर्म निकालेंगे तो ए प्लस 9d हो जाएगा, एक कम। और यही सीरीज़ अगर चलती जाए और आपसे कहा जाए कि nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1d, मतलब n से एक कम। जिस नंबर, ये 10th है ना, जिस नंबर का टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम बार डी आ रहा है, तो यानी अगर हम nth नंबर का टर्म निकालेंगे n से एक कम बार क्या आएगा, डी आएगा। तो ये हुआ nth टर्म का फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला हुआ, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है nth टर्म का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है, ए एन क्या है, जो टर्म हमसे पूछी जाएगी उसको ए एन की जगह रखेंगे, ए क्या रखेंगे, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी में, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हो गया आपका nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद एक और आपका फॉर्मूला इसमें है सम ऑफ एपी का। ठीक है, अच्छा एक बार एक क्वेश्चन और आता है इसमें, वो मैं आपको बता दूं, मैं फिर भूल ना जाऊँ। अगर आपसे कहा जाए, जैसे nth टर्म, मैं आपको यही एक सीरीज़ दे देती हूँ, ये मैं लिख रही थी, मैं बोलूँ आपसे कि इस एपी का 50th टर्म फाइंड करो। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 50th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं। 50th टर्म आपको फाइंड करना है, तो 50th टर्म आपको फाइंड करना है, तो आप देखेंगे पहले ये सीरीज़ आपको दी है, इसका 50th टर्म फाइंड करना है, तो आप यहाँ से पहले सारी चीज़ें लिख लेंगे। ए इक्वल्स टू 3 है, डी इक्वल्स टू बी 3 है, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, डी इक्वल्स टू बी। ठीक है, एन कितना है, एन कितना है जो हमें निकालना है, 50, एन कितना है 50, क्योंकि 50 नंबर का टर्म हमें निकालना है। ठीक है, बस हमें यही पता होना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, ए की जगह वैल्यू रख देंगे 3, एन माइनस 1 यानी 49, डी का मतलब 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, 2 147 प्लस 3, तो 147 और 3 कितना हो गया, 150। ठीक है, 150 हो गया। तो यानी कि ये ए एन की वैल्यू 150 आई, ए एन का मतलब ए 50 निकाला मैंने, एन की जगह भी 50 आप रख देंगे, तो यानी कि 50वें नंबर का टर्म जो इसमें आएगा वो कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन कई बार आपको सीरीज़ दी होती है और आपसे कहते हैं लास्ट से ये वाला टर्म निकालिए। ठीक है, आपसे क्या कहते हैं, लास्ट से निकालिए। जैसे कोई सीरीज़ दे दी आपको, लेकिन उसमें वो ये ज़रूर बताएगा कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, वो कहेगा कि इस एपी में 50 टर्म है, अगर कोई एपी है उसमें 50 टर्म है, तब वो आपसे कहेगा कि लास्ट से निकालिए। तो लास्ट टर्म को दिखाते हैं एल से, लास्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, एल से, और आपको वो लास्ट टर्म देगा उस समय। जैसे जब शुरू से स्टार्टिंग से निकालना होता है तो फर्स्ट टर्म गिवन होता है, तो ऐसे ही अगर वो लास्ट से कहेगा तो वो आपको लास्ट टर्म देगा। तो उस समय जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है लास्ट टर्म से कोई टर्म निकालने का फॉर्मूला। जैसे मैं कोई एपी दे दूँ आपको और आपसे कहूँ कि इस एपी का लास्ट से तीसरा टर्म कौन सा होगा ये बताइए, तो उस समय मैंने आपको लास्ट टर्म भी बताया होगा। ठीक है, जैसे मैं ये एपी दे रही थी, ये एपी हम इससे कर रहे थे, और मैंने यहाँ पर एक टर्म इसका लिख दिया, मान लिया 30 अब मैं पूछूं कि लास्ट से दूसरा टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट से दूसरा टर्म पूछ रही हूँ, तो उस समय आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, लास्ट से दूसरा टर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 30 है ना, तो ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, 30 माइनस एन माइनस 1, कौन सा टर्म पूछ रहे हैं, दूसरा, 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 3 यानी 27 होगा या नहीं होगा। लास्ट से दूसरा टर्म, लास्ट से दूसरे नंबर का टर्म क्या होगा, 30 से पहले क्या आएगा, 27। तो इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखेंगे। तो दो फॉर्मूले हो गए टी एन के। ठीक है, टी एन या ए एन के, एक हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया
शुरू से, स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से कोई सा भी टर्म पूछा जाए इसमें, एक होता है an इक्वल्स टू l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये कहाँ से, लास्ट से। अगर लास्ट से कोई टर्म पूछा जाए तो वो आपका ये इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके जो एक्सरसाइज है, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है उसमें कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको पहचानना है कि वो एपी है या नहीं है। जैसे इसमें मुझे ध्यान आ रहा है, क्वेश्चन था कि आप कहीं जा रहे हैं किसी जर्नी के लिए, किसी सिटी में, जो ऑटो का फेयर है या जो टैक्सी का फेयर है, उसमें क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका लगता है 8 रुपीज़, ठीक है, और उसके बाद हर किलोमीटर पे फिर 15 रुपीज़ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको 1 ही किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपके 8 रुपीज़ लगेंगे और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा किलोमीटर आप चलेंगे हर एक्स्ट्रा के लिए 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यानी कि आपको अगर 3 किलोमीटर का आपने सफ़र किया तो पहले 8 लगे, फिर अगले किलोमीटर में 15 ऐड हो गए यानी 23, फिर 15 ऐड हो गए यानी कि कितने लगेंगे, 38। तो इस तरीके से, तो ये पूछा था कि इसने ये एपी बन रही है क्या, तो बिल्कुल एपी बन रही है क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो ये एपी बन रही है। एक क्वेश्चन इसमें और था कि अगर आप कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक सिलेंडर है गैस का, ठीक है, ये सिलेंडर है, मान लिया मैंने बहुत गंदा बनाया है, ये सिलेंडर है, इसमें मान लिया 100 लीटर गैस है और वो कह रहा है कि हर बार में रिमेनिंग का 1/4 गैस कंप्रेस होके कम हो जाती है। तो पहले 100 लीटर है तो इसको कंप्रेस किया वैक्यूम पंप से तो ये 1/4 कम हो जाएगी, यानी पहले 100 थी फिर 75 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हर बार रिमेनिंग माने जो बची है उसका 1/4, तो अगली बार में आपको 75 का 1/4 कम होगी, 75 का 1/4 कम होगी। तो 75 का 1/4 कितना होता है, 4 1 जा 4, ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। तो इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 25 का, लेकिन इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 18 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो यानी कि ये कभी भी एपी नहीं बनेगी। और एक क्वेश्चन इसमें था कि अगर आप कहीं किसी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन था उसमें था कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहा है तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें एपी कैसे बनेगी। मान लिया मैंने बैंक में 100 रुपीज़ जमा किए, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 10%, तो अगली बार में वो 110 हो जाएंगे, यानी कि मुझे 110 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर अगली बार में इस पूरे पर, मतलब जो 10 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट के मिले उसमें भी और प्लस जो मेरा मेन पैसा प्रिंसिपल था 100, उसमें मिला के मैंने 110 पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा जो 11 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 11 ऐड करेंगे तो 121, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 11, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 10, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी एपी नहीं बनेगी। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और एक इसमें क्वेश्चन है कि आपको जो है ए दे दिया, मान लिया उसने ए 10 दे दिया और डी भी 10 दे दिया, ए और डी आपको बता दिए और आपसे कह रहा है कि आप एपी बना लीजिए। तो एपी आप बना लेंगे, क्या दिक्कत है, पहले आता है ए, फिर आता है ए प्लस डी, फिर आता है ए प्लस 2d, इस तरीके से एपी बनती है। तो पहले हो गया ए यानी 10, फिर ए प्लस डी यानी 10 + 10 20, फिर ए प्लस 2d यानी 10 + 2 × 10 यानी 30। तो इस तरीके से आपको ए और डी देकर एपी बनाने को भी कह सकता है। या फिर आपको कोई सीरीज़ दे दी मैंने 6 4 2 और आपसे बोला कि इसमें फर्स्ट टर्म बता दो, तो आप बता देंगे कि 6 है, इसमें कॉमन डिफरेंस बता दो तो 4 - 6 आप बता देंगे -2 है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको इसमें गिवन है कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कि सीरीज़ दे रखी है, आपको एपी पहचानी। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन एक था 3 + 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, इस तरीके से दी है एक सीरीज़। और आपसे कई सारी सीरीज़ है, उसमें से मैंने ये एक सेलेक्ट किया है जो कि थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगे अगर, तो इसमें देखो ये देखने में लग रहा है कि एपी नहीं है पर ये एपी है। देखो फर्स्ट टर्म इसमें 3 है
और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3 सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये आपका √2 बचेगा। और इसी तरीके से इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये गया 2√2 में से एक √2 माइनस हुआ तो यहाँ भी √2 बचेगा, ऐसे यहाँ भी √2 बचेगा। तो इसके बीच का डिफरेंस भी √2 है, इसके बीच का भी √2 है, इसके बीच का भी √2 है। तो ये AP बन रही है, ठीक है। तो कई बार हमें लगता है कि AP है नहीं पर AP बन रही होती है, और कई बार देखने में लगता है कि AP है और AP नहीं होती। जैसे एक सीरीज़ में 0.2, 0.22, 0.222 इस तरीके से भी है। तो ये AP लग रही है लेकिन AP है नहीं, क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस 0.02 आ जाएगा, इसके बीच का 0.002 आ जाएगा। तो हर बार में कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा, तो AP नहीं होगी ये, ठीक है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन। और एक इसमें है √2, √8, √18, √32, और इसमें पूछ रहा है कि AP है या नहीं है। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। √2 इसको लिखते हैं 2√2, आपको बताइए, इसको लिखते हैं 3√2, इसको लिखते हैं 4√2, ठीक है। 32 को √32 को, अब ये देखने में लग रहा था नहीं है पर ये है। कैसे? इसमें से ये माइनस करेंगे, 2√2 में से एक √2 गए तो यहाँ √2 ही बचेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे, 3√2 में से 2√2 गए तो यहाँ भी √2 बचेंगे और यहाँ भी √2 बचेंगे। तो यानी कि ये AP है। तो कई बार बस ये ध्यान, आपको ईजी क्वेश्चन नहीं देगा, ये ऐसे ही नहीं देगा बच्चों वाले जैसे मैं 3, 6 वाली बता रही थी। ये तो खाली एक समझाने के लिए है, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट देगा जिससे कि आप थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करें कि AP है या नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि टर्म कैसे निकालेंगे। सेकंड वाली एक्सरसाइज में 5.2 एक्सरसाइज में जैसे आपको एक AP दी है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसका 30th टर्म निकालो। कौन सा टर्म निकालना है आपको? 30th टर्म निकालना है। तो 30th टर्म कैसे निकालेंगे? A आपको पता है 10 है, D आपको पता है 7 - 10 यानी -3 है, ठीक है। और n की जगह 30, जो टर्म निकालना है वही n की वैल्यू है। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? an = a + n - 1 × d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a कितना है आपका 10 + n - 1 यानी 30 - 1 यानी कि 29, और d कितना है -3। बस आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका जो है 30th नंबर का टर्म निकल आएगा। तो ये है इसको निकालने का, इतना आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, 10th के बच्चे। उसके बाद एक इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जैसे ये 2 दिया, ये दिया और ये आपको फिल करना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या होता है? a + 2d होता है ना, थर्ड है तो उसमें एक कम बार d आएगा, और इसकी वैल्यू 26 है। और पहला टर्म a आपको पता है 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। 26 यानी 2d = ये उधर जाके हो जाएगा 24, तो d = हो जाएगा 12। तो d 12 हुआ तो इसमें d प्लस कर दीजिए, अगला a + d होता है तो d हमें मिल गया 12 + 2 यानी कि 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी बीच के 2 ब्लैंक होंगे, कभी 3, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसे दिया होगा कि आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें है कि विच टर्म ऑफ AP दिस इज 78। यहाँ पर AP दिए 3, 8, 13, 18, और आपसे पूछ रहा कौन सा टर्म 78 होगा, यानी आपको कौन सा टर्म, यानी आपको TN दिया है, AN जिसको कह रहे थे वो तो दिया है, लेकिन आपको N निकालना है। कौन, ये मतलब ये है तो ये 78 पर ये कौन से नंबर का टर्म है। तो यहाँ पर हमको A पता है 3, D पता है 8 - 3 यानी 5, और N भी हमको निकालना है, और AN हमें पता है। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, AN = a + n - 1 × d, ठीक है। तो AN क्या है? दिया है 78, A क्या है? 3 है, n - 1 n हमें निकालना ही है, इंटू d 5। इसमें क्या करेंगे? पहले इसको इधर ले जाके माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 75 = n - 1 × 5। इस 5 को अगली बार में इधर ले जाके डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 = हो जाएगा n - 1, तो n = हो जाएगा 25 + 1 यानी 26। यानी कि ये जो 78 है ये इस सीरीज़ का 26 नंबर का टर्म है। कौन से नंबर का टर्म है? 26 नंबर का टर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन, मतलब आपको AN, N, D, A कुछ भी निकालने को आपको कह सकता है। तो ये था कि आप कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये दिया है कि चेक वेदर 1 - 150 इज़ अ टर्म ऑफ दिस सीरीज़। एक ये सीरीज़ दी है, ठीक है, 11, 8, 5, 2,
डॉट डॉट डॉट। तो ये कह रहा है कि -150 भी इस सीरीज़ में कहीं आएगा क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ है तो क्या ये इसका एक टर्म हो सकता है। तो हम लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हाँ ये इसका एक टर्म है और nth नंबर का टर्म है। अब हम चेक करेंगे है कि नहीं। तो a 11 है, d कितना हो जाएगा 8 - 11, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, और an हो जाएगा -150। अभी हम चेक कर रहे हैं तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ रख देंगे -150 इक्वल्स टू, ठीक है, a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, ठीक है, देखते जाएंगे। अब आप इसको इधर ले आएंगे, 11 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा -161 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। ये जो d है इसको मैं नीचे ले आती हूँ -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये जो भी आएगा ये फ्रैक्शन में आएगा, मतलब ये पॉइंट में आएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पॉइंट में नहीं आते हैं, ठीक है। एन की जो भी वैल्यू आएगी ना, यहाँ से जब आप इधर प्लस करेंगे ये एन की वैल्यू आएगी 161/3 + 1, एन की वैल्यू आएगी। ये एक फ्रैक्शन आएगा, मतलब ये एक होल नंबर नहीं आएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होल नंबर होंगे ना, 2 4 6 8 ऐसा तो नहीं होंगे। डेढ़ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जैसे 1.5 आदमी नहीं हो सकता, ऐसे ही 1.5 नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि वैल्यू ऑफ n is not a whole number, therefore -150 will not be any नंबर ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। तो यानी कि इस सीरीज़ का कोई भी नंबर -150 नहीं होगा, कोई भी टर्म -150 नहीं होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी आपको दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कोई भी नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि ये इस सीरीज़ का नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद आता है सम ऑफ एपी के फॉर्मूले। देखो सम ऑफ एपी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि करके। जो जनरल फॉर्मूला है वो है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद पहले सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पर n क्या है आपको पता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, सारी चीज़ें वही हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर बस ध्यान रखना कि ये 2a होता है, ए उसमें tn के फॉर्मूले या an के फॉर्मूले a प्लस n माइनस 1 होता है, यहाँ पर 2a होता है, ठीक है। और SN का मतलब है कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला SN का और भी होता है, n/2 और ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस l। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमें किसी सीरीज़ के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, पहला टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो। तो अगर जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन होते हैं तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n प्लस 1/2। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में लगने वाला फॉर्मूला, ये तब लगता है जब हम n नेचुरल नंबर का वो सम निकालना चाहते हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ कि अगर शुरू से 1000 नेचुरल नंबर का सम निकाल दीजिए, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे 1000 टर्म्स का अगर सम निकालना हो तो उस समय इसको लगा देंगे। तो 1000 का निकालना है तो n की जगह 1000, यहाँ हो जाएगा 1000 + 1 और अपॉन 2, तो ये 500 जा कट जाएगा, फिर उसको इसके साथ 1001 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1000 टर्म्स का सम कितना होगा, ठीक है। और अगर किसी एपी का मैं आपसे कहूँ कि कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म 5 है, उसका लास्ट टर्म 500 है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और उस एपी में कुल 100 टर्म्स है, ठीक है। तो एपी का सम निकाले, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल्स टू n/2 यानी 100/2, n की जगह 100 रख देंगे, a प्लस l यानी 5 + 500, ठीक है, यानी 505 और ये हो जाएगा 50। तो यानी कि 50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 505 से। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस जो सम ऑफ एपी के क्वेश्चन किस तरीके के हैं ये देख लीजिए। सम ऑफ एपी के क्वेश्चंस,
ठीक है, इसमें कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन भी गिवन है। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये रिवीजन ही है। आपको ये एक an दे दिया है, मतलब nth टर्म दे दिया है आपको, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, शो दैट कि ये जो है ये AP फॉर्म कर रहा है, और अगर फॉर्म कर रहा है तो इस AP के फर्स्ट 15 टर्म का जो है वो सम भी निकालिए। तो इसको कैसे करते हैं, पहले हम ये जो फॉर्मूला दिया है ये TN या AN का फॉर्मूला है, इसमें n इक्वल्स टू आप 1 2 3 4 लगाते जाएंगे तो आपको AP के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 टर्म मिलते जाएंगे। तो जैसे यहाँ 1 लगाऊँ मैं, A1 यानी पहला टर्म, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 1 यानी कि क्या हो जाएगा 4 और 3 4 × 4 3 7, पहला टर्म 7 हो गया। A2 दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 11, तीसरा टर्म A3 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3 15। तो ये AP क्या बनेगी 7, 11, 15, ये AP बनेगी, ठीक है। तो AP बन गई, इसका फर्स्ट टर्म 7 है, इसका कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है कि 4 है, और इस AP के 15 टर्म का सम निकालो कह रहा है, ठीक है। अगर ये AP बन रही है 7, 11, 15, देखो क्या बन रही है 7, 11, 15, क्या बन रही है 7, 11, 15, इस तरीके से AP बन रही है। अगर ये AP बन रही है तो इसके 15 टर्म का सम निकालो कह रहा है, तो हम सम निकाल देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें पता है, पहले लिख लीजिए A = 7, D = 4, ठीक है। और कितने टर्म्स का निकालना है 15 टर्म का सम निकालना है, तो n = 15। फॉर्मूला कौन सा लगेगा SN = S15 लिखेंगे इसको, n/2 यानी 15/2, 2a यानी कि 2 × 7 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 इंटू D माने 4, इसमें 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 7 2 × 14, ये हो जाएगा 14 4 × 56, तो कितना हो जाएगा 56 और 4 60 और 70, ये हो जाएगा 15/2 × 70, तो ये हो जाएगा 15 × 35, जितना आएगा वो इसके 15 टर्म का सम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि कैसे हम इन तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लास्ट और बता रही हूँ जो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 12, 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। अगर ये खाली कहता कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर खाली इतना ही कहता, ठीक है, अगर फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोलता तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, आप ये वाला फॉर्मूला लगाते n + 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तब 40 + 1 41/2 यानी कि 220 जा, और ये आप 20 से 41 को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। बट इसने कहा है कि n 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, यानी कॉमन नहीं, ये कंडीशन है डिविजिबल बाई 6। तो डिविजिबल बाई 6 कहेगा तो आप देखेंगे कि भाई 6 से डिवाइड होने वाला पहला पॉजिटिव इंटीजर 6 होता है, दूसरा 12 होता है, तीसरा 18 होता है, तो 6 का टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A भी 6, D भी 6 और n = 40, ठीक है, n = 40। तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, SN = S40 = 40/2, n/2 है ना, तो n40 है 40/2 2a, तो a क्या है 6, n-1 यानी 40 - 1 यानी 39 इंटू D भी क्या है 6 है, ठीक है। तो ये 20 जा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो कि 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसे आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि 7 से डिविजिबल निकालो और 8 से निकालो, 12 से किसी से भी, तो उसी का टेबल लिख लेंगे, उसमें A और D सेम होंगे और जितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछेगा उसको n की जगह रख देंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।